सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये आई थिंक मैंने ये रिकॉर्डिंग 2 से 3 बार करी थी, बट वो वीडियो एक्चुअली बीच में कैंसिल अब हो जाती। बट ओके, हम फिर भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो ये वेक्टर का पार्ट 3 है। 2 रिकॉर्डिंग्स इसकी ऑलरेडी अपलोडेड है एंड अभी 2-3 वीडियोस इस टॉपिक पे अभी और भी बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में यहाँ पर एक्चुअली ये जो मैंने वीडियो यहाँ पर बनाई है इसमें बीच बीच में लिखा हुआ है, मीन्स आई हैव एक्सप्लेन यू दिस और टॉपिक। वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था और वीडियो भी इस पर बन चुकी थी, बट एक्चुअली वो बीच में ही कैंसिल हो रही थी, तो इसलिए हमें दूसरी और दोबारा वीडियो बनानी पड़ रही है। तो बीच में वही लिखा है, सो प्लीज़ एडजस्ट फॉर दैट। सो लेट्स बिगिन। Rectangular components that are mutually perpendicular means they form 90 डिग्री। सो ये ऐसे करके ये हमें यहाँ पर रेक्टेंगल बना हुआ दिखता है। ठीक है, ये वी वाई होता है, ये वी एक्स होता है, ये वी होता है और ये जो होता है वो थीटा होता है, यानी ये एक एंगल होता है। वी एक्स निकालना है तो वी कॉस थीटा, वी वाई निकालना है तो वी साइन थीटा। अगर सिंपल वी निकालना है तो अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर निकालना होएगा। और अगर हमें थीटा निकालना है तो tan थीटा इज इक्वल्स टू वी वाई बाई वी एक्स करेंगे, तो उससे हमारा थीटा यहाँ पे निकल आएगा। ऑल राइट, अब ये समझ ही नहीं आएगा, बस इसमें इतना याद रख लो फॉर्मूलाज। ये मैं क्वेश्चन बताती हूँ, क्वेश्चन से समझ आएंगे। सो मैंने पहले भी बोला था कि हम इसके न्यूमेरिकल्स कुछ करेंगे। सो अभी देखते हैं यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल। देखो मैंने ये पूरा सॉल्व कर लिया था, बट कोई नहीं, हम इसे दोबारा बताएंगे। देखो अब क्वेश्चन में क्या है, अब मैं जहाँ पे मार्क कर रही हूँ सिर्फ उसी चीज़ को देखना है और साथ में वो फिगर ड्रॉ करो। एक ऐसे करके हमें ट्रायंगल मतलब एक परपेंडिकुलर बनाना है एंड ये जो होता है ये वी हमें गिवन है 10, ये थीटा हमें गिवन है 30, यानी यहाँ पर हमें वी और थीटा जो है 30 के इक्वल दे रखा है, यानी हमें 2 चीज़ यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन में कहा है कि हमें क्या निकालना है, वी एक्स या वी वाई निकालना है। अब इससे इस रिकॉर्डिंग में ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा लिखने में और हर चीज़ को क्रॉप करके एडजस्ट करने में, बिकॉज हर चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, सो अब देखो अगर हमें वी एक्स निकालना है तो हमने अभी सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, वी कॉस थीटा। वी वाई निकालना है वी साइन थीटा, फॉर्मूला पढ़ा था। वी की वैल्यू हमें ये गिवन है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे 10 पुट कर देंगे। चलो पहले वी एक्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पे हम 10 पुट कर देंगे। कॉस 30 हमें गिवन है, यानी थीटा हमें दे रखा है तो हमने कॉस के आगे 30 लगा दिया। तो वी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू रूट 3/2। वी एक्स इससे आ गया 5 रूट 3 के इक्वल आ गया। सिमिलरली अब हम वी वाई देखेंगे, वी वाई किसके इक्वल होता है, वी साइन थीटा के। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 10 इंटू 1/2 इज 5 के इक्वल होता है। ठीक है, सो यहाँ पर वी एक्स और वी वाई निकालना था जो हमने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, चलो अब इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, वी के ऊपर वी डायरेक्शन बता रहा है हमें। तो अब हमने यहाँ पे किया वी एक्स के आई कैप प्लस वी वाई जेड के ऊपर आई कैप। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये हमें, अब ये चीज़ हमें गिवन है, फाइंड आउट हमें थीटा और वी करना है। अब ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बट करने का तरीका देखो दोनों क्वेश्चन में कैसे करना है। अगर हमें वी दे रखा है, अब इस क्वेश्चन में तो हमें वी एक्स और प्लस वी वाई तो निकालना था, तो इट मीन्स हमें वी तो नहीं दे रखा था। अब इधर देखो, यहाँ पर हमें ये वैल्यू गिवन है तो यहाँ से हम सबसे पहले v की वैल्यू निकाल लेते हैं। v की वैल्यू कितनी आ गई, 10, यानी इसका स्क्वायर। पता है ना v हम कैसे निकाल रहे हैं, सबसे पहले x का स्क्वायर फिर यहाँ से y का स्क्वायर करते हैं। ये बेसिकली एक पर्टिकुलर x और ये पर्टिकुलर y होता है। ठीक है, तो ये ऊपर सबसे ऊपर ये फार्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि v निकालना होता है तो इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर करते हैं और उनका अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ से 10 की वैल्यू निकाल ली। अगर हमें थीटा निकालना होता है, देखो थीटा निकालने के 2 वेज होते हैं। या तो नॉर्मल टैन थीटा ले लो, टैन थीटा में क्या होता है वी वाई अपॉन वी एक्स करके,
ये मैंने कहा y के उसमें होता है, ये x के उसमें होता है, तो 5/5√3 करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 1√3। और जो थीटा होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 30 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 30 के इक्वल आ जाएगा। नाउ अब वो जब 30 के इक्वल आ जाएगा तो क्वेश्चन में तो यही तो पूछा है v और थीटा निकालना है। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया कि अगर हमें निकालना है, लेकिन अगर मेरा मन नहीं है, मैं नहीं चाहती मैं इससे निकालूँ, ठीक है, तो मैं एक और तरीके से निकाल सकती हूँ। मेरे को पता है वी एक्स की वैल्यू मुझे गिवन है, तो वी कॉस थीटा, वी एक्स 5√3 के इक्वल, वी दे रखा है 10 दिया हुआ है, कॉस थीटा। अब मैंने यहाँ पे कॉस थीटा की ही तो वैल्यू निकालनी है, मुझे वी एक्स और वी की वैल्यू तो गिवन है, मुझे कॉस थीटा की वैल्यू ही तो निकालनी है क्वेश्चन में, यानी थीटा की, नॉर्मल थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगी, वी एक्स दे रखा है, वी दे रखा है, मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगी, √3/2 आएगा। और कॉस थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो √3/2 देगी, 30 होएगा। तो इसमें यहाँ से भी थीटा जो है 30 के इक्वल आ गया। सो ये दो मेथड हैं निकालने के थीटा, जिस मेथड से निकालना एज योर विश यू कैन। ठीक है, सही हो गया। अब ये क्वेश्चन से ही समझ आता है कि ये चीज़ ऊपर क्या लिखी हुई है, कैसे हमें क्वेश्चन से इस चीज़ को निकालना है। ठीक है, नाउ आई होप ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। यहाँ पे ये सारे फॉर्मूलेज जो हैं बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं। अब इधर देखो, अगर 3 चीज़ें होती हैं, देखो 2 चीज़ें होती हैं तो 2 चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि अगर 2 चीज़ें होती हैं तो हमें इस वे में वो चीज़ लिख के दे रखी होती है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और अगर 3 चीज़ें होती हैं, यानी अगर मैं इसमें एक और यूनिट जोड़ दूँ, मैंने यहाँ z जोड़ दिया, तो मुझे वो किस फॉर्म में दिया होगा, देखो वो किस फॉर्म में दिया होगा, v के ऊपर ऐसे वैसे ही था, वी एक्स आई और वी वाई जेड, ये जे के ऊपर ऐसे कैप बना हुआ है। ठीक है, अब ये तो हमें अगर कभी भी हमें कोई चीज़ 2 में दी हो, लेकिन अगर हमें 3 भी दे रखी होगी ना, तो हम 3 को कैसे फाइंड आउट करेंगे। 3 को फाइंड आउट करेंगे, प्लस में वी, जेड लगा देंगे XYZ। ठीक है, और ये आई है, ये जे है, तो ये के ऊपर ऐसे करके कैप बन जाएगा। ठीक है, और अगर हमें इसका v निकालना होगा, v निकालने के लिए इसका यही फार्मूला है, ये वाला फार्मूला है, √(vx²+vy² + vz²। अगर 2 होंगे तो vx² + vy² होगा, अगर 3 होंगे तो vx² + vy² + vz² का अंडर रूट। और अगर हमें पर्टिकुलरली एंगल निकालना है, जैसे हमने उसमें tan थीटा से निकाला था, इसमें हम cos थीटा से इन सभी की वैल्यूज़ जो है निकाल लेंगे, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा से वी एक्स ले लिया, जो ये वाली वैल्यू होगी ना, मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं, वी एक्स ले लो, और ये जो वी, जो इस पूरे को सॉल्व करके वैल्यू आएगी, वो वी सभी में सेम होएगी, ऊपर चेंज हो जाएगा, ऊपर वी एक्स, वी वाई और वी जेड, वी एक्स, वी वाई और वी जेड, जो हमें क्वेश्चन में एक्चुअली गिवन होगा। उसके बाद 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमसे पूछी जा सकती हैं एग्ज़ाम के अंदर, cos² अल्फ़ा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के। sin² अल्फ़ा sin² बीटा प्लस sin² गामा की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, 2 के इक्वल होती है। सो ये दोनों भी ध्यान रखना, इसके बेसिस पे भी बहुत अच्छे जो क्वेश्चन है फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट, आई होप ये समझ आया होगा सारा, मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं बता रही, बट ये समझ आया होगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ये क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। सो ये बस डायरेक्ट फार्मूला लगाओ और हर चीज़ में आंसर जो है मिल जाता है, बस ये क्वेश्चन अच्छे से कर लो, ये वाला भी एंड दिस। चलो यूनिट वेक्टर देखते हैं। यूनिट वेक्टर हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है, यूनिट वेक्टर के ऊपर एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी रिकॉर्डेड है प्रीवियस लेक्चर में, जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकता है। यूनिट वेक्टर हमें पता है 1 मीटर पर सेकेंड, और कोई भी डायरेक्शन ले लो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कुछ भी ले लो, मतलब मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, और मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के इक्वल होता है। मीटर पर सेकेंड तो मैंने वैसे ही बता दिया, यूनिट बता दी। देखो यूनिट वेक्टर में यूनिट यानी 1 और उसके साथ यूनिट लगी होती है, कोई भी मीटर पर सेकेंड मीटर कुछ भी ले लो, और उसके बाद उसके साथ एक डायरेक्शन होती है, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी लेनी है वो ले लो। ठीक है, उसके बाद
यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला भी हमने ये पढ़ा था। अब इतना जान लो कि ये यूनिट वेक्टर होता है और ये जो होता है ये नॉर्मल वेक्टर होता है, एक क्वेश्चन में गिवन होता है। और जो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमें ऐसे अंडर रूट में गिवन होता है। कैसे? अंडर रूट ऑफ 3² + 4², मतलब क्वेश्चन ये है तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। जैसे कि अंडर रूट ऑफ x² + y² नहीं था, vx² + vy², तो ये वही तो चीज़ है। ठीक है, अब ये तो बेसिक फॉर्मेट होता है, ये वाला एक बेसिक फॉर्मेट होता है। अब ये क्वेश्चन देखना, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू पूछी हुई है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है, विच हैज़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मतलब मैग्नीट्यूड है ए का बी की ही डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड है ए का, मैग्नीट्यूड है ए का, तो मैग्नीट्यूड के लिए हमने इसको हमेशा किस में डालेंगे? दिस में। और इन डायरेक्शन ऑफ बी का क्या मतलब है कि यानी बी की डायरेक्शन में, तो बी के ऊपर ऐसे करके हमें कैप बनानी है। ठीक है, तो अब जो बी के ऊपर ऐसे करके हम कैप बनाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगी? इधर देखो, बी के ऊपर ये जो हमने ऐसे कैप लगा रखी है वो किसके इक्वल होगी? बी ऐसे और ऐसे ही। ये देखो, इस चीज़ को ध्यान से इधर देखो, सेम है। बी के ऊपर ऐसे करके कैप बनाई हुई है, बी के ऊपर ऐसे हमने मार्क किया हुआ है एंड दिस मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऐसे ही लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है ना हमने इसे। नाउ अब ये जो बी के ऊपर कैप है अपॉन में बी मैग्नीट्यूड वाला, अब हम इसे कैसे लिखेंगे? बी के ऊपर जो कैप है वो तो हमें देखो डायरेक्ट ऐसे, सॉरी बी के ऊपर जो एरो है वो हमें डायरेक्ट ऐसे गिवन है, तो हम यहाँ लिख देंगे 10i + 10j। ये जो 10i के ऊपर ऐसे कैप है प्लस 10j ऐसे नॉर्मली लिख देंगे बाय में। अब ये जो है ना, ये वाली चीज़ ध्यान से देखो, ये जो चीज़ है, अब ये चीज़ किसके इक्वल है? अंडर रूट के इक्वल होगी, अंडर रूट ऑफ 10² + 10² के। तो जो नीचे ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा 10i + 10i, देखो 10i के ऊपर क्या प्लस में 10j के ऊपर ऐसे करके क्या, नीचे क्या बनेगा? 10² + 10², 100 + 100, तो 100 बाहर ले लेंगे कॉमन, अंदर √2 बच जाएगा, तो यानी 10 आ जाएगा बाहर, तो 10√2। ठीक है, क्या बचेगा? 10√2। अब मैं यहाँ से इसे इरेज कर रही हूँ, अब देखो 10 कॉमन ले लूँ तो i के ऊपर ऐसे कैप प्लस में j के ऊपर ऐसे कैप बाय में √2 बन जाएगा, क्योंकि ये 10 कॉमन लेके कट जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा, इधर देखो ये i के ऊपर ऐसे कैप करके √2 और ये j के ऊपर ऐसे कैप करके √2, ऐसे करके ये कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास, अब इससे जो हमारे पास आंसर आएगा वो तो b की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे हमने सिर्फ अभी b की वैल्यू निकाली है, और जो a की वैल्यू है वो क्या आएगी? ये जो दे रखा है ना, इसका अंडर रूट ही तो करेंगे, अंडर रूट ऑफ 6² + 8² ऐसे करेंगे, जो हमें 10 के इक्वल देगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट होता है ना 6, 8, 10 का। ठीक है, तो ये 10 के इक्वल देगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। मैं इसे इरेज कर देती हूँ यहाँ पर इतना देखो, ये जो दे रखा है इसमें a की वैल्यू, जो a मैग्नीट्यूड है वो 10 दे रहा है, और जो b देगा, b तो हमने देख लिया ना कैसे होगा, 1/√2 i + 1/√2 z। ये थोड़ा सा यहाँ देख लेना क्योंकि स्पेस इशू है इधर, तो ये ऐसे करके हमें मिलेगा। और जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी बस दोनों को ऐसे सिंपली ऐसे ही लिख देंगे और कह देंगे ये 6 के ऊपर, सॉरी c के ऊपर एरो बना के ये इसके इक्वल है। यानी मैं इसे दोबारा से बता रही हूँ ये कैसे है, जिसे नहीं समझ आया वो सुन लो। यूनिट वेक्टर का जर्नल मेथड ऐसा होता है, यानी जब भी उसके ऊपर ऐसे कैप फॉर्म बनाते हैं, तो कैप फॉर्म का मतलब क्या होता है? जो नॉर्मल तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो, और उसके नीचे उसका मैग्नीट्यूड का अंडर रूट कर दो। ठीक है, अब उसके बाद क्या आएगा?
यहाँ पर बोला हुआ है जो वेक्टर सी की वैल्यू है वो कैसे आएगी, वो जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे ए का इन डायरेक्शन ऑफ बी, यानी जब भी हम उस ए के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे बी के डायरेक्शन से, तब हमें वेक्टर सी मिलेगा। इसका ये मतलब है। बस कुछ नहीं किया, अंडर रूट ऑफ ए की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली बाय दिस फार्मूला, अंडर रूट वाले फार्मूले से निकाल ली। अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 100 देगा, अंदर 100 आएगा, अंडर रूट हटेगा 10 आ जाएगा। ऑल राइट। उसके बाद बी के ऊपर ऐसे कैप, बी के ऊपर अगर ऐसे कैप दे रखा है तो वो बी के ऊपर ऐसे करके डैश मतलब एरो, और बी का एरो वाला मैग्नीट्यूड, ऐसे करके वो चीज़ अब हमें देगा। ठीक है। अब यहाँ पर बी के ऊपर जो ऐसे कैप दे रखी है वो किसके इक्वल है, बी के ऊपर एरो। बी के ऊपर एरो हमें यहाँ पर देखो ये चीज़ बी वाला वेक्टर गिवन है, और बी का मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे बाय दिस फार्मूला। अंडर रूट लेंगे किसका, 10 स्क्वायर का प्लस 10 स्क्वायर का, तो ये क्या आ जाएगा, बाहर ले लेंगे इसे तो 10√2 आ जाएगा। 100 को बाहर ले लेंगे एक बारी तो 10√2 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे 10√2 आ जाएगा क्योंकि 200 आ जाएगा ना अंदर, कितना आ जाएगा अंदर 200, तो 200 को कैसे लिखेंगे, 200, 2 इंटू 100, 100 जब बाहर आएगा 10 तो अंदर कितना बच जाएगा √2, तो 10√2। ठीक है। उससे बस हमें सॉल्व करना है, हमारा जो वैल्यू है वो इजीली यहाँ से आ जाएगा। मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन जान के नहीं डाला बिकॉज मैं चाहती थी मैं एक्सप्लेन करूँ एंड यू शुड राइट इट डाउन वाइल आई एम एक्सप्लेनिंग यू। ठीक है। अब चलो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखते, बस हमारा ये लास्ट रह गया। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, देखो इस फॉर्म में हमें हमेशा जो कोई भी वैल्यू है वो यहाँ पे दी जाती है। अगर हमें ऐड करना हो, हमें सब्ट्रैक्ट करना हो, तो हमें ए ऐसे देंगे, बी ऐसे देंगे। ऐड करना है तो सेम चीज़ों को करो जैसे करते नहीं थे, जो एक्स और एक्स लाइक चीज़ें थी उन्हीं को ही ऐड करते थे, जो अनलाइक चीज़ें थी उनको हम ऐड नहीं करते। तो इसको ऐड करो, इसको ऐड करोगे और इसको ऐड करोगे। ऑल राइट। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू जो है निकाल ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट इज सिंपली द सम ऑफ ऑल द कॉम्पोनेंट्स। जो एक्स कॉम्पोनेंट होएगा वो क्या होगा, सिंपली क्या होगा, सम होएगा अपने ही एक्स कॉम्पोनेंट का। ये पूरा का पूरा क्या है, एक्स लेंगे, एक्स लिया जाएगा इसे पूरे को। ठीक है। तो वो अपने ही कॉम्पोनेंट का है तो सम होगा या सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंड सेम इज़ ट्रू फॉर द अदर कॉम्पोनेंट्स, यानी ये भी पूरा का पूरा। देखो अगर मैंने कहा मैंने 5 में से 3 को माइनस किया तो मुझे 2 मिला, यानी मुझे मिला तो नंबर ही ना, ये तो है नहीं कि मैंने 5 में से 3 माइनस किया तो मेरे को बी मिला। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मिलेगा तो उसी का ही उसी की टाइप का। ठीक है। सो द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट इज सिंपली द सम ऑफ ऑल द एक्स कॉम्पोनेंट, यानी अपने ही एक्स कॉम्पोनेंट होगा। एंड सेम इज ऑल फॉर द अदर्स टू। नाउ ये देखो इसमें जो 2-3 टाइप्स के क्वेश्चन है, बट मैंने यहाँ पे एक ही डाला है। पहला क्वेश्चन सुन लो, चलो मैं यही दिखा देती हूँ। देखो एक क्वेश्चन था, उसमें हमें क्या गिवन था, अभी ये क्वेश्चन मत पढ़ो, मैं अभी जो क्वेश्चन बता रही हूँ पहले उस पर फोकस करो। एक क्वेश्चन है उसमें हमें ए की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, और हमें कह रखा है कि तुम बी की वैल्यू निकालो। तो हम कैसे निकालेंगे, ऑफ कोर्स हम माइनस ही तो करेंगे, नॉर्मल मैथ्स ही तो है। ठीक है। तो एक उस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर। अगर ए वेक्टर दे रखा है और ए प्लस बी का सम दे रखा है तो माइनस कर दो, जो ए प्लस बी का सम है उसमें से माइनस कर दो उसको। सपोज ए प्लस बी का सम, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ उस क्वेश्चन का भी लास्ट में। चलो इधर देखो, अगर ए दे रखा है मुझे 5 आई के ऊपर ऐसे और 5 जे के ऊपर ऐसे, और मेरे को ए प्लस बी का जो सम दे रखा है, सपोज 6 ले लेते हैं ऐसे, 6 आई के ऊपर ऐसे और 7 जे के ऊपर ऐसे, मतलब ऐसे कुछ भी दे रखा। तो मैं, और मेरे को यहाँ पे कहा है कि तुम यार बी की वैल्यू निकालो, तो मैं कैसे करूँगी, 6 माइनस 5, फिर आई के ऊपर ऐसे, 7 माइनस 5, फिर जे के ऊपर ऐसे,
तो 6 में से 5 गया, कितने हो गए? 6 में से 5 गया 1, तो 1 के ऊपर आए, उसके ऊपर ऐसे, प्लस में 7 में से 5 गया 2, तो जे के ऊपर ऐसे। ये हो गया हमारा जो वेक्टर बी। ठीक है, सो एक ऐसे क्वेश्चन दे रखे थे एंड एक ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन में क्या है, अगर एक ए है और एक वेक्टर बी है, हमें वेक्टर बी निकालना है। ये देखो, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर है, वैल्यू दे रखी है नहीं, हमें वैल्यू निकालनी है वेक्टर बी की अगर जो रिजल्टेंट है इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। क्या कहते हैं, ए दे रखा है, बी ये दे रखा है, ए प्लस बी हमें निकालना है नहीं। देखो ए प्लस बी यानी जब हम, अब हमें सबसे पहले फोकस करो इस लाइन पे। इफ़ द रिजल्टेंट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस का मतलब होता है जेड किसके इक्वल है 1। अगर अलोंग एक्स एक्सिस होता तो x 1 होता, अलोंग y एक्सिस होता तो वो 1 के इक्वल होता, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है। एंड यूनिट वेक्टर एज यू ऑल नो दैट इट इज़ इक्वल्स टू 1 इन मैग्नीट्यूड, और ये z की बात करें तो ऑफकोर्स z 1 होगा। बाकी के जो दो होंगे वो किसके इक्वल होंगे, वो 0 के इक्वल होंगे। जब z 1 के इक्वल है तो x और वैल्यू y की वैल्यू नहीं है। सो ये हम इसे कुछ ना कुछ ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो x और y होगा दोनों 0 होंगे, z की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी 1 के। सो a और b जो दे रखे हैं हमें यहाँ पर, अब हम उसको सिंपली ऐड कर लेंगे। इफ़ यू वांट टू माइनस यू कैन माइनस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 + x लिया, 4 + y हो गया, 5 + z हो गया। ठीक है, अब x पूरा का पूरा बताया था ना अभी कॉम्पोनेंट वाली लाइन में, पूरा का पूरा भी 0 के इक्वल हो गया, ये भी किसके इक्वल हो गया 0 के, लेकिन ये किसके इक्वल था, ये 1 के इक्वल था। तो जब ये 0 के इक्वल होएगा तो x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -4, और उसके बाद 1 है तो 5 में से 1 गया, सॉरी -5 + 1 कितना होता है -4, तो z की वैल्यू कितनी आ गई -4 आ गई। बस इसे सिंपली लिख दो, यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ पुट कर दो, किस में, इसी में जो ऊपर हमने यहाँ पे b बनाया था। कहीं ये नहीं है कि यहाँ लिख दो b को ऐसे, b के ऊपर ऐसे 0 + 0 प्लस जो z की वैल्यू है ये वो, नहीं ऐसे मत करना, या z की वैल्यू कोई 1 मत लिख देना। प्रॉपर ये जो वैल्यू तुमने निकाली है ना, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। ये बात गांठ बांध लो, कहीं ये ना हो कि तुम ऐसे b को ऐसे ना लिख दो, 0 आई के ऊपर कैप, 0 z के ऊपर कैप, प्लस में z को हमने 1 के इक्वल माना था ना, मतलब ये पूरा का पूरा यूनिट वेक्टर है 1 है, तो 1 के ऊपर ऐसे करके k कैप, ऐसे मत मान लेना। ठीक है, ये प्रॉपर जो वैल्यूज़ निकाली हैं तुमने वही पुट करना। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, जितनी प्रैक्टिस करो देखो उतनी ही कम है, बट अभी के लिए हाल फिलहाल के लिए इतना ही। ठीक है, सो अब हम इसकी जो दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे वो होएगा टाइम ऑफ मीटिंग के ऊपर। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट में रहना, एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।